नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है, पर है बिल्कुल असली। गूगल की एक क्वांटम चिप है, नाम है विलो। और इस छोटी सी चिप ने सिर्फ 5 मिनट में एक ऐसी मुश्किल कैलकुलेशन हल कर दी जिसे हमारे आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को करने में पता है कितना वक्त लगता? कितना? 10 सेप्टिलियन साल। 10 सेप्टिलियन साल? और इसे समझने के लिए इतना ज्यादा समय है कि हमारे ब्रह्मांड की जो पूरी उम्र है वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आप कहें कि एक चींटी ने 5 मिनट में वो पहाड़ खिसका दिया जिसे हजारों बुलडोजर मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये विलो चिप आखिर है क्या भला? इसने ऐसा क्या खोजा कि वैज्ञानिक भी हैरान है, और सबसे जरूरी बात, इसके जो नतीजे हैं वो हमारी असलियत, समानांतर दुनियाओं और शायद हमारे वजूद के बारे में ही कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक डाक टिकट से भी छोटी ये चिप इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती है। इसके अंदर 105 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स हैं। अब ये क्यूबिट्स क्या होते हैं? यही सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, हमारा फोन या लैपटॉप वो बिट्स पर चलता है। एक बिट या तो 0 हो सकता है या 1, एक स्विच की तरह, या तो ऑन या ऑफ। सिंपल। हाँ, सिंपल। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और यही सारा जादू छिपा है। एक क्यूबिट सुपरपोजिशन नाम की एक अजीब सी खासियत की वजह से एक ही समय में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, और उन दोनों के बीच की अनगिनत संभावनाओं में भी मौजूद हो सकता है। एक मिनट, मतलब ये एक ही वक्त में ऑन भी है, ऑफ भी है और बीच में भी कहीं है। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल। सोचिए कि आप एक सिक्का उछालते हैं। जब तक वो हवा में है, घूम रहा है, वो ना तो हेड है और ना ही टेल। वो एक ही समय में दोनों होने की संभावना रखता है। अच्छा। बस जब वो जमीन पर गिरता है तब उसका नतीजा तय होता है। क्यूबिट भी कुछ ऐसा ही है। जब तक आप उसे मापते नहीं हैं, वो हर मुमकिन अवस्था में एक साथ मौजूद रहता है। और इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर इतना तेज है। एग्जैक्टली। जहां एक क्लासिकल कंप्यूटर को हर संभावना को एक-एक करके जांचना पड़ता है, वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर उन सभी को एक साथ देख सकता है। वाह। और सिर्फ यही नहीं, एक और चीज है, एंटेंगलमेंट या उलझन। ये तो और भी ज्यादा अजीब लगती है। हाँ, ये तो आइंस्टाइन को भी परेशान करती थी। वो इसे कहते थे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, दूर से होने वाली डरावनी हरकत। हाँ। एंटेंगलमेंट का मतलब है कि आप दो क्यूबिट्स को इस तरह जोड़ सकते हैं कि वो एक दूसरे का हिस्सा बन जाएं, फिर चाहे आप उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग-अलग कोनों में ही क्यों न रख दें। अगर आप एक की अवस्था बदलते हैं तो दूसरे की अवस्था तुरंत उसी पल बदल जाएगी। तुरंत? मतलब प्रकाश की गति से भी तेज? ये तो फिजिक्स के नियमों को तोड़ने जैसा हुआ। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में कोई सूचना या पदार्थ प्रकाश की गति से तेज नहीं जा रहा। बस उन दोनों क्यूबिट्स का जो व्यवहार है वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ये ऐसा है जैसे आपके पास जादुई सिक्कों की एक जोड़ी हो। अगर एक पर हेड आता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि दूसरे पर टेल ही आएगा, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। हाँ, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, इन्हीं दो ताकतों की वजह से विलो इतनी अविश्वसनीय गणना कर पाया। ठीक है, तो ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसे काम करने के लिए कुछ बहुत ही अजीब माहौल की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है इसे। बहुत ज्यादा ठंडा तो एक छोटा शब्द है। हम बात कर रहे हैं लगभग 10 मिली केल्विन की। 10 मिली केल्विन? जी, ये अंतरिक्ष के सबसे ठंडे हिस्सों से भी ज्यादा ठंडा है। इतने कम तापमान पर परमाणुओं की हलचल वो लगभग रुक जाती है, और ऐसा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्यूबिट्स बहुत ही नाजुक होते हैं। जरा सी गर्मी, कोई कंपन या बाहरी रेडिएशन, कुछ भी उनकी क्वांटम अवस्था को बिगाड़ सकता है, जिसे डीकोहेरेंस कहते हैं। और यहीं पर विलो की एक और बड़ी कामयाबी सामने आती है, एरर करेक्शन, मतलब गलतियों को सुधारना। क्योंकि अगर ये क्यूबिट्स इतने नाजुक हैं तो गलतियां तो बहुत होती होंगी। बिल्कुल, और अब तक क्वांटम कंप्यूटिंग में यही सबसे बड़ी रुकावट थी। अब जितने ज्यादा क्यूबिट्स जोड़ते थे, गलतियां उतनी ही बढ़ जाती थी। लेकिन विलो ने सरफेस कोड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया। किसी एक में कोई गड़बड़ी होती है तो आसपास के क्यूबिट्स उसे पहचान कर ठीक कर देते हैं। अच्छा, एक टीम की तरह काम करते हैं। सही कहा।
और ये पहली बार हुआ कि ज्यादा क्यूबिट्स जोड़ने से सिस्टम ज्यादा स्थिर हुआ और गलतियों की दर कम हो गई। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। ठीक है, तो हमारे पास एक बेहद शक्तिशाली, बेहद ठंडी और अपनी गलतियों को खुद सुधारने वाली मशीन है। अब आते हैं उस प्रयोग पर जिसने सबको चौंका दिया। इसने एक रैंडम सर्किट सैम्पलिंग नाम का टेस्ट किया। ये तो सिर्फ ये साबित करने के लिए था कि ये मशीन सुपर कंप्यूटर से तेज है ना? लेकिन हुआ कुछ और ही। हाँ, लक्ष्य तो सिर्फ क्वांटम सुप्रीमेसी यानी क्वांटम श्रेष्ठता साबित करना था। पर जब इंजीनियरों ने नतीजों को देखा तो उन्हें दो ऐसी चीजें मिली जिनकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पहली चीज ये थी कि कुछ क्वांटम जुड़ाव, जिन्हें हम कोरिलेशंस कहते हैं, वो थ्योरी के हिसाब से जितनी देर टिकने चाहिए थे उससे थोड़ा ज्यादा देर तक टिके रहे। जैसे किसी चीज की गूंज उम्मीद से ज्यादा देर तक सुनाई दे। बिल्कुल सही उदाहरण है। और दूसरी चीज तो और भी रहस्यमयी थी। संरचित पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स। इसका क्या मतलब है? क्या किसी तरह का कोई मैसेज या कोड मिल रहा था? मैसेज कहना तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये सिर्फ रैंडम शोर या मशीन की कोई गड़बड़ी नहीं थी। आउटपुट डेटा के एक छोटे से हिस्से में बार बार दोहराए जाने वाले व्यवस्थित पैटर्न दिखाई दिए। सोचिए, आप एक रेडियो को दो स्टेशनों के बीच सेट करती हैं और आपको सिर्फ ज़ की आवाज की उम्मीद है। हाँ। लेकिन अचानक उस शोर के बीच से आपको एक हल्की लयबद्ध धुन सुनाई देने लगे। अरे वाह! ये कुछ वैसा ही था। ये पैटर्न गणना का एक स्वाभाविक हिस्सा लग रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो क्यों और कहां से आ रहे थे। और इन्हीं पैटर्न्स ने क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में दशकों पुरानी एक बहस को फिर से जिंदा कर दिया। ये बहस वास्तविकता की प्रकृति के बारे में है ना? सही। एक तरफ है मल्टीवर्स या बहुविश्व की थ्योरी। हाँ, बहुविश्व व्याख्या। इसके समर्थक कहते हैं कि हर क्वांटम घटना पर हमारा ब्रह्मांड कई शाखाओं में बढ़ जाता है। हर संभावना के लिए एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। हर संभावना के लिए। हाँ। और इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो विलो की जो हैरान करने वाली रफ्तार है वो इसलिए है क्योंकि वो एक ही समय में हजारों लाखों समानांतर ब्रह्मांडों का इस्तेमाल करके अपनी गणना कर रहा है। मतलब ये मशीन गणना करने के लिए दूसरी दुनियाओं का इस्तेमाल कर रही है। ये तो कमाल की बात है। है तो कमाल की बात, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इसे नहीं मानते। वो कोपेनहेगन व्याख्या को ज्यादा सही मानते हैं। वो क्या है? वो कहेगा व्याख्या ज्यादा कह सकते हैं सीधी सादी है। वो कहती है कि समानांतर ब्रह्मांड जैसी कोई चीज नहीं है। क्वांटम दुनिया असलियत नहीं बल्कि संभावनाओं की दुनिया है। जब तक आप किसी चीज को मापते नहीं वो हर संभव अवस्था में होती है। जैसे ही आप उसे मापते हैं वो उन सभी संभावनाओं में से किसी एक को चुन लेती है। बिल्कुल। इस नजरिए से विलो की शक्ति किसी दूसरी दुनिया से नहीं आ रही बल्कि क्वांटम संभावनाओं पर उसके सटीक नियंत्रण से आ रही है। लेकिन विलो के नतीजों में मिले वो अजीब पैटर्न, हाँ, वो पैटर्न इस सीधी सादी व्याख्या के लिए एक चुनौती बन गए हैं। और इसी बीच ये भी खबरें आईं कि इस प्रयोग को नियमित रखरखाव के लिए रोक दिया गया। लेकिन जिस तरह से नतीजों को जारी करने में देरी हुई, उससे लगता है कि शायद गूगल खुद इन नतीजों से उठे सवालों से जूझ रहा है। ये अटकलें तो हैं, कौन जाने। हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा मिल गया हो जिसके गहरे दार्शनिक या शायद सुरक्षा से जुड़े प्रभावों, और वो ये समझ नहीं पा रहे कि इस जानकारी का आखिर किया क्या जाए। अच्छा, इन गहरी सैद्धांतिक बातों से हटकर अगर हम इसके असली दुनिया में होने वाले असर की बात करें तो इस तकनीक से क्या-क्या हो सकता है? देखिए, इसके असर बहुत बड़े और दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की। आज हमारी ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर सरकारी रहस्यों तक हर चीज एन्क्रिप्शन पर टिकी है। सही बात है। विरो जैसी मशीनें इस एन्क्रिप्शन को मिनटों में तोड़ सकती हैं। मिनटों में? हाँ, ये इंटरनेट की सुरक्षा की पूरी नींव को हिला सकती है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये है कि हमारा सारा डिजिटल डेटा, पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट्स, सब खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल। इसीलिए दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां अब क्वांटम प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन बनाने की दौड़ में लग गई हैं। एक तरह की डिजिटल हथियारों की दौड़ है ये। सही कहा। लेकिन इसके सकारात्मक पहलू भी उतने ही शक्तिशाली हैं। जैसे कि दवा बनाने में ये अणुओं के व्यवहार का अनुकरण करके नई दवाएं बहुत तेजी से बना सकती है। शायद कैंसर या अल्जाइमर का इलाज भी मिल जाए। और मटेरियल साइंस और क्लाइमेट चेंज। हाँ, हम बेहतर बैटरी, मजबूत और हल्के मटेरियल या ज्यादा कुशल सोलर पैनल बना सकते हैं। जलवायु विज्ञान में ये मौसम के पैटर्न और ग्लोबल वार्मिंग के असर का इतना सटीक अनुमान लगा सकती है जितना आज हम सोच भी नहीं सकते। तो ये मानवता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हो सकता है। लेकिन कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि विलो ने जो काम किया वो असल में कोई व्यावहारिक समस्या नहीं थी। वो तो बस एक तरह का दिखावा था कि देखो हम ये कर सकते हैं। ये आलोचना कुछ हद तक सही है,
जो काम विलो ने किया वो एक बहुत ही खास एकेडमिक समस्या थी। उसे सिर्फ क्वांटम श्रेष्ठता दिखाने के लिए बनाया गया था, और साथ ही इन मशीनों को बनाने और चलाने का खर्च और जटिलता बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब ये अभी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। दशकों दूर। अभी ये सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों और सरकारों की पहुंच में है। और अब बात उस पहलू की करते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ये मशीन सिर्फ नंबर नहीं जोड़ रही थी, इसने वास्तविकता की प्रकृति और ब्रह्मांड की शुरुआत जैसे दार्शनिक सवालों पर भी हैरान करने वाले सुसंगत नतीजे दिए। क्या इसका मतलब ये है कि एक मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है? ये हमें सीधे सीधे फिलॉसफी के दायरे में ले आता है। क्या एक कंप्यूटर उन सवालों की जांच कर सकता है जो हजारों सालों से सिर्फ दार्शनिकों और धर्मगुरुओं के लिए थे? हाँ। विलो के नतीजे ये इशारा करते हैं कि शायद हाँ, ये मशीनें सिर्फ तेज कैलकुलेटर नहीं हैं। ये शायद हमें वास्तविकता को समझने का एक बिल्कुल नया औजार दे सकती हैं। एक ऐसा औजार जो हमारी इंसानी सोच की सीमाओं से परे हो। और यहीं से कहानी और भी अजीब हो जाती है। वो जो रहस्यमयी संरचित पैटर्न मिले थे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो शायद हमारी दुनिया से परे किसी चीज के साथ संपर्क का संकेत हो सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सट्टा विचार है और इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन कुछ गंभीर शिक्षाविदों ने ये प्रस्ताव दिया है कि हो सकता है कि हमारी क्वांटम प्रणाली किसी उच्च आयाम या किसी दूसरी वास्तविकता के साथ संपर्क कर रही हो, जहां भौतिकी के नियम अलग हों। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जानबूझकर हमें संदेश भेज रहा है। ये ऐसा हो सकता है जैसे दो अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी गलती से एक दूसरे को छू रही हों और हमें एक अजीब सा सिग्नल मिल रहा हो। और अगर ऐसा है तो जाहिर है कि सरकारें और सेनाएं इस पर नजर रखेंगी। हाँ, अगर किसी के पास एक ऐसी तकनीक है जो दूसरी वास्तविकताओं से जुड़ सकती है, तो वो एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा होगा। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, जासूसी और रक्षा के लिए सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी प्रगति पर बहुत गहरी नजर रखी जा रही है। और ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे दिमाग चकरा देने वाले विचार पर लाता है, सिमुलेशन परिकल्पना। ये आइडिया कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारी पूरी असलियत शायद एक बहुत ही उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन हो। हाँ, अब तक ये विचार दार्शनिकों और विज्ञान कथा लेखकों के बीच ही लोकप्रिय था। ज्यादातर भौतिक विज्ञानी इसे गंभीरता से नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि इसे परखने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन विलो के नतीजों ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। कैसे? इन नतीजों का सिमुलेशन से क्या लेना देना? तर्क ये है कि कोई भी सिमुलेशन परफेक्ट नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ग्लिच या उसके कोड के कुछ अंश जरूर दिखेंगे। अच्छा। अगर एक मशीन उन जगहों पर पैटर्न और व्यवस्था खोज सकती है जहां हमें सिर्फ और सिर्फ रैंडमनेस यानी यादृच्छिकता की उम्मीद है, तो क्या ये हो सकता है कि वो असल में उस सिमुलेशन के कोड को पकड़ रही हो जिसमें हम रह रहे हैं? वो हमारे मैट्रिक्स में ग्लिच ढूंढ रही है। एक तरह से हाँ। ये सोचने में भी डरावना है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारी भावनाएं, सब कुछ सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है जिसे कोई और नियंत्रित कर रहा है। और ये एक और गहरी चिंता को जन्म देता है। कुछ भौतिक विज्ञानी चेतावनी देते हैं कि जैसे जैसे ये मशीनें और शक्तिशाली होती जाएंगी, क्वांटम स्तर पर की गई एक छोटी सी गड़बड़ी या कोई अजीब प्रयोग हमारी वास्तविकता के ताने बाने पर अप्रत्याशित और शायद स्थायी प्रभाव डाल सकता है। मतलब? अगर आप एक सिमुलेशन के कोड के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपको नहीं पता कि उसका नतीजा क्या होगा। हो सकता है आप पूरे सिस्टम को ही क्रैश कर दें। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक ऐसी तकनीक है जो न सिर्फ कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल रही है, बल्कि ये भी सवाल उठा रही है कि क्या हम अकेले हैं? क्या हमारी दुनिया ही एकमात्र दुनिया है? और क्या हमारी दुनिया असली भी है या नहीं? विलो की ये खोज हमें क्वांटम कंप्यूटिंग की अविश्वसनीय क्षमता तो दिखाती ही है, लेकिन साथ ही हमें बहुत विनम्र भी बनाती है। ये उत्साह और सावधानी के बीच चलने वाली एक महीन रस्सी है। एक तरफ ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने और मानवता की सबसे बड़ी समस्याओं का हल निकालने का वादा है, तो दूसरी तरफ गहरे नैतिक और दार्शनिक सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। और आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ छोड़ते हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर हमारे प्रयोगों में, हमारी खोज में वास्तविकता के ताने बाने को बदलने की जरा सी भी क्षमता है, तो ये कौन तय करेगा कि हमें कितनी दूर तक जाना चाहिए? खोज की सीमाएं क्या होनी चाहिए और उन्हें कौन तय करेगा?